और इन दिनों कांग्रेस और जिस तरह से राहुल गांधी का फ्लो है अमंग द पीपल वो बढ़ रहा है, तो उसको लगा कि अब चेंज आएगा और यहाँ पर हरियाणा में 10 सालों के बाद सरकार बनेगी। कांग्रेस के बीच हुड्डा पर जैसे एमपी में कमलनाथ को दे दिया गया, बहुत अच्छी बात की उन्होंने, वैसे हुड्डा को उन्होंने सौंप दिया कि बस हुड्डा जी आप ही आप निकालिए और 10 साल के बाद कांग्रेस की सत्ता दीजिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर है, बहुत तरह की बातें होती हैं, ईवीएम की बातें होती हैं, स्लो काउंटिंग की बातें होती हैं, हो रही हैं, 32 वोट से वीरेंद्र सिंह हारते हैं जिंद में, ये सारी बातें हो रही है। मगर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर बीजेपी में क्या है। बीजेपी जो चुनाव लड़ती है डू और डाई या डार्विन का जो तीसरा लॉ है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की लड़ाई लड़ती है, और कांग्रेस जो है वो लड़ती है कि हाँ हम निकल जाएंगे और गुटबाजी होती है, जैसे हर एक राज्य में, राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत के बीच हुआ, उसी टाइप से यहाँ भी हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच हुआ। मैं मानता हूँ ये एक टर्निंग पॉइंट है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के लिए ये हार का मुख्य कारण मैं मानता हूँ, क्योंकि शैलजा कुमारी को आप भले हाथ मिलाए, दिल तो मिला नहीं, और शैलजा कुमारी के चलते जो दलित वोट है वो थोड़ा बंटा। और दूसरी बात, अब यही बोल सकते, अब ये नहीं बोल सकते या विपक्षी पार्टी ये नहीं बोल सकती कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई, स्लो काउंटिंग हुआ, चुनाव आयोग ने बहुत निष्पक्षता से काम नहीं किया, क्योंकि आपका गठबंधन कश्मीर में जीत गया। तो आप कश्मीर में जीत गए तो अब आप ये मूल्यांकन करेंगे कि क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि शैलजा कुमारी का, सुरजेवाला, शैलजा कुमारी और हुड्डा, इन तीनों के दिल में सपने आ रहे थे। परिणाम से पहले मुख्यमंत्री का नाम भी फाइनल हो रहा था, मगर ये सपना पूरा हुआ नहीं। जाट प्लस गैर जाट के बीच पोलराइजेशन में बीजेपी सफल हुई, और ये कारण था कि कुछ परसेंटेज बढ़ा। लड़ाई करे कांटे की भी, ऐसा आप नहीं कह सकते कि कांटे की लड़ाई नहीं, और ऐसा ये नहीं कह सकते कि इस चुनाव के बाद आने वाले राज्यों में क्या बीजेपी बहुत मजबूती से आ जाएगी या कांग्रेस डाउन हो जाएगी, मुझे ऐसा अभी नहीं लगता। ये चुनाव का जो परसेप्शन है हर लोग समझ रहा है, हर लोग जान रहा है कि 60 सीट पर आप एकाएक आगे थे, और फिर धीरे धीरे काउंटिंग शुरू हुआ, और काउंटिंग इतना स्लो होता गया कि 32 वोट का मामला, जहां जहां कम वोटों का अंतर था वह काउंटिंग शुरू हुआ। तो मैं ये नहीं कह सकता, और ना राहुल गांधी भी कह सकते, क्योंकि कांग्रेस ने हार स्वीकार कर लिया। कांग्रेस नहीं, देखिए कांग्रेस ने हार स्वीकार नहीं किया है। अभी मैं बताता हूं कि कांग्रेस का वो बयान भी सुनवाऊंगा। थोड़ी अजीबोगरीब बात नहीं है कि एक तरफ आप जम्मू कश्मीर की जीत और आगे क्या प्रक्रिया रहेगी उसका जिक्र कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं वहां पे जनता की जीत हुई, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हरियाणा में अंगूर खट्टे हैं, हरियाणा में हमारी जीत छीनी गई है। अजीबोगरीब तो तब जनता को क्या मैसेज? अजीबोगरीब तब होता कि जब हम कहते कि नहीं साहब सब जगह खराब है मशीन। हम पूरे हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सब जगह खराब है। हम नारनौल असेंबली का ही अगर आपको उदाहरण दें तो साफ, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, साफ सामने दिखता है, आंकड़े हैं, सब मशीनें सामने रखिए। जिन मशीनों के यूनिट की बैटरी 99% है वो मशीनें हमें हरा रही हैं। जिनकी बैटरी, और स्वाभाविक रूप से बैटरी कम होती है, 60-70% पे आई है, उसमें हम जीत रहे हैं। तो ये एक संयोग नहीं हो सकता। ना केवल नारनौल में ये बात है, पानीपत में ये बात है। आपने बोला कौन कौन से जिले, हिसार, महेंद्रगढ़, पानीपत, ये 3 में तो है, और बाकी जगहों से भी छुटपुट ऐसी शिकायतें आनी शुरू हुई हैं। रात तक जितनी भी शिकायतें इकट्ठी होंगी, कल तक जितनी इकट्ठी होंगी, फिर जैसा कि जयराम रमेश जी ने कहा हम चुनाव आयोग तक जाएंगे। तो हमने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि भाई पूरा ये सारी मशीनें खराब हैं। हम तो हरियाणा के लिए भी नहीं कह रहे कि सारी मशीनें खराब हैं, लेकिन जहां जहां हस्तक्षेप हुआ है वहां की बैटरी 99% है। आप मुझे बताइए, इतने दिन से मशीनें पड़ी हैं 99%, और सबकी स्टैंडर्ड, सबकी 99% कैसे हो सकती है? और जिनको नहीं छेड़ा गया उसमें कोई 60% है, कोई 70%। और ऐसा नहीं कि शिकायत दोपहर को हुई हो, मशीनें खुलने के वक्त ही हमारे कैंडिडेट ने शिकायत की थी, तब तो कोई रिजल्ट नहीं आया था।
तभी राव नरेंद्र सिंह जी ने उसी वक्त शिकायत करनी शुरू कर दी थी, हमें फोन करना शुरू कर दिया था। तब रिजल्ट आना शुरू नहीं हुआ था। इनफैक्ट तब तो आप लोग बाहर जो हमें दिखा रहे थे कि रुझान हमारे पक्ष में चल रहे थे 70-71 सीट पे, तब भी हमने लिखित शिकायत हमारे राव नरेंद्र सिंह जी ने और पानीपत वाले कैंडिडेट ने करनी शुरू कर दी थी। बहरहाल ये उम्मीद फैजान भाई भी जता रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में स्थितियां दूसरी रहेंगी। मैं राजेंद्र द्विवेदी आपके पास आऊंगा, आखिरी प्रतिक्रिया आपसे लूंगा इस पूरे घटनाक्रम पर कि कैसे नेशनल लेवल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की लड़ाई आगे बढ़ सकती है, और जिसमें अभी भी उम्मीद बाकी है कि कांग्रेस को एक बार समझ लेना होगा कि वो भारतीय जनता पार्टी से अकेले लड़ने के काबिल अभी नहीं हो पाई है। ये उसके लीडरशिप को अच्छी तरह मालूम होना चाहिए था और होना चाहिए, और ये सवाल है। दीपक जी, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा कि अब आपको क्या दिखाई देता है ये इन चुनावों के नतीजों के बाद की राजनीति, कैसे भारतीय जनता पार्टी और बनाम विपक्ष की राजनीति को आप देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी, देखिए आज जब हरियाणा के नतीजे आ गए, आज जब हरियाणा का नतीजा आया तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच गए, और वही माहौल था जो 2024 के नतीजों के बाद आया था। तो समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी खुद ये समझ रही है कि हरियाणा में जीत उसके लिए कितना जरूरी था या कितना मुश्किल था, और जीत के आने का मतलब क्या है। तो उसको एक कॉन्फिडेंस आ गया है फिर से कि अभी वो कमजोर नहीं पड़ा है, अभी राज्यों में भी उसकी ताकत बची हुई है, और हरियाणा में उसकी वापसी जो है एक बड़ा मतलब बीजेपी के लिए एक बड़ा कह सकते हैं कि बूस्टर है। और इसको आप कैसे देखते हैं कि अब तो एक बार फिर से 24 के पहले वाली स्थिति हो गई है, बीजेपी बनाम विपक्ष? देखिए भवेश जी, कांग्रेस में जो लड़ाई, देखिए हम लोग जो बहस कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सरकार नहीं बनाई। ठीक है, चुनाव में बहुत सारे फैक्टर है। आत्मा अगर मेरी कह रही है कि मैंने मेहनत से चुनाव जीता है, तो मेरी आत्मा बोल रही होगी मैंने मेहनत से जीता है, ये अलग बात है। कांग्रेस से अच्छी लड़ाई लड़ी है हरियाणा में, और कांग्रेस से अच्छी लड़ाई लड़ी है हरियाणा में, और 37 सीटों पर जीत हुई, और बहुत सारी सीटों पर बात का मूल्यांकन है, मगर सरकार नहीं बना पाई, जिसका विश्लेषण हम लोग कर चुके हैं कि क्यों नहीं बना पाई। कश्मीर की चर्चा हमने नहीं की, जम्मू कश्मीर की, वहां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसके वोट में सेंधमारी नहीं हो पाई, और तो वहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। जो बीजेपी ने 370 लगाया था, और बीजेपी समझ रही थी कि वहां सरकार बनाएंगे। तो चलिए, दो पक्ष है। अब जो दूसरा आपका सवाल है, इन राज्यों में क्या होगा। देखिए, बहुत अच्छा फैजान भाई ने कहा कि बिहार में कांग्रेस सर झुकाकर अपने सहयोगियों के साथ लड़ती है। झारखंड में कांग्रेस मजबूत नहीं है, मगर उनके साथ जो हेमंत सोरेन है, चाहे उनके गठबंधन है, उनके साथ मजबूत है। सवाल यहाँ उठता है कि कांग्रेस बार बार एक बात को कहती है कि बैटरी कम था और उसके बाद ये था। ये मानने वाली बात हो सकती है, मगर आप किस आधार पर बोलते हैं? आपको बोलने का क्या आधार है? आधार तो आपको देना पड़ेगा। बिहार का चुनाव, झारखंड का, देखिए महाराष्ट्र, झारखंड, अभी भी वो जो लहर है बीजेपी के खिलाफ, वो बरकरार है। ये चुनाव परिणाम से हम पूरे देश के चुनाव परिणाम को नहीं जोड़ सकते, और हम ये जरूर कहते हैं कि अभी महागठबंधन जो है या इंडिया ब्लॉक है, जैसे अगर वो आम आदमी पार्टी के साथ समझौता किए होते तो कुछ वोटों का पोलराइजेशन जो हुआ वो रुकता और वो परिणाम कुछ अलग होता। कांग्रेस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो दरबारी संजय गांधी और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय चली आ रही है, वही चेहरे दिखते हैं। गहलोत को, चाहे वो कमलनाथ हो चाहे कोई अन्य हो, गहलोत क्यों राजस्थान से टपक कर हरियाणा आते हैं? क्या सचिन पायलट वहां हो सकते थे? सचिन पायलट की एक अलग बात हो सकती। ये कांग्रेस का कल्चर है, जहां कांग्रेस मार खाती है। वो दरबार में गहलोत क्यों पॉपुलर है? गहलोत ने तो राजस्थान में अपनी पार्टी को हराया, यानी पार्टी उनकी हारी है,
तो फिर उनको आपने क्यों भेजा वहां? बहुत सारी बातें होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में जो चुनाव होंगे, अब देखिएगा महाराष्ट्र का चुनाव अब तुरंत घोषित होगा और झारखंड का भी चुनाव तुरंत घोषित होगा, क्योंकि केंद्र सरकार देख रही थी कि हरियाणा का रिजल्ट कुछ बूस्टअप हो जाए, बूस्टर डोज आ जाए, तो मैं उस पर फिर वहां दोनों चुनाव घोषित होगा और ये दोनों चुनाव बहुत देखने लायक होगा। और ये अभी नहीं कह सकते हैं कि एक तरफा होगा। ये चुनाव भी एक तरफा नहीं है, हरियाणा का चुनाव भी एक तरफा मैं नहीं मानता, एक तरफा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उन उन सारे लोगों की दुकानदारी बंद होगी जो तरह तरह के टीवी चैनलों पर तरह तरह के प्रेडिक्शंस करते हैं और डाइवर्सन करते हैं। अगर ये चल रहा है कि बीजेपी की हालत खराब है, तो एक नेशनल चैनल रात में एकाएक चुनावी विश्लेषण शुरू करता है कि हाँ, ये बीजेपी आगे बढ़ रही है और बीजेपी बुस्तप हो जाएगी। तो ये सारी दुकानदारी भी बंद होनी चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट बहुत लोगों के मुंह पे तमाशा है, जिन्होंने कहा था कि हवा नहीं, आंधी नहीं, सुनामी होगा। तो ये तीन चीजों में हाँ, सुनामी भी नहीं है। ठीक है, बड़ा एक इंपॉर्टेंट बात दीपक जी ने कही है राजन जी, कि जो कांग्रेस लीडरशिप में प्रयोग नहीं कर रही है। जैसे देखिए, बीजेपी ने एक प्रयोग किया, अगर वो जो पिछले मुख्यमंत्री से थक गए थे लोग, वहां हरियाणा के लोग 9 साल से उन्हीं को देखते देखते, तो उसने एक नया लीडरशिप दिया, नए क्लास को मौका दिया और अल्टीमेटली उसको रिजल्ट मिला। भारतीय जनता पार्टी का ये अगर ये रणनीति थी और वो कामयाब रही, कांग्रेस ने ये प्रयोग नहीं किया। उसको लोगों को लग रहा था कि वही थका हुआ चेहरा, हुड्डा तीसरी बार, मतलब हर बार वही पेश किए जाएंगे। तो लीडरशिप पर कांग्रेस ने काम नहीं किया और अभी भी नहीं कर रही है। जो एक होना चाहिए कि फ्रेशनेस, कि अब नए चेहरे, नए लोगों को आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस में थके थकाए चेहरे को पीछे किया जा रहा है, उनको संतुष्ट करके किसी तरह से कि भाई आपके नहीं, आपके बच्चों को दे रहे हैं, या फिर आप पार्टी के लिए, आप पार्टी ने आपको इतना बड़ा दिया है तो आप भी तो पार्टी के लिए कुछ सैक्रिफाइस करो। तो ये अभी नहीं चल रहा है कांग्रेस में।